हेलो एवरीवन, मैं कमल किशोर जैन हाजिर हूँ आपके सामने अपने इंग्लिश विद जैन साज चैनल के अंदर, और जिसमें चल रहा है जैन साज इंग्लिश ग्रामर सीरीज। और उसके अंदर टॉपिक चल रहा है अपना टेंस से पहले अपन पार्ट ऑफ स्पीच को पूरा कर चुके हैं, जिसके अंदर 8 वीडियो लेक्चर बने थे। आप लोगों ने वो देखे होंगे, नहीं देखे तो आप पार्ट ऑफ स्पीच को सबसे पहले पूरा कीजिए और उसके बाद में टेंस के टॉपिक को पढ़िए। और टेंस के अंदर भी चल रहा है अपना प्रेजेंट टेंस, और उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अपन पिछले वीडियो लेक्चर में पूरा कर चुके हैं, और मेरे हिसाब से आपने वो टेंस पढ़ लिया होगा। अब हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट के अंदर दूसरा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, पहली स्लाइड के अंदर हम यही समझने वाले हैं कि व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो देखिए, यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में, अगर आपको हिंदी का वाक्य पढ़ रहे हैं और उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, अगर ये वर्ड्स निकल रहे हैं, ठीक है, तो आप मान के चलिए वो कौन सा टेंस का वाक्य होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इनके अलावा भी कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे हुआ है, हुई है, हुए हैं, ये शब्द जो है अगर ये किसी वाक्य के अंत में हो तो वो कौन सा टेंस होने के चांस ज़्यादा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सुनीता सो रही है, तो रही है से आपको पता चल गया कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब वाक्य कितना भी लंबा चौड़ा हो, आपको अंत के शब्द देखने, तो इससे पता चला होगा सुनीता सो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन अगर मैं बोलूं सुनीता सोई हुई है, सुनीता सोई हुई है, तो भी वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि जो सोने की जो क्रिया है वो लगातार चल रही है। देखिए, प्रेजेंट यानी वर्तमान, कंटिन्यूअस जो कंटिन्यूअस शब्द है वो बना है कंटिन्यू से। किसे बना है, कंटिन्यू से। कंटिन्यू का मतलब होता है जारी होना, तो जो कार्य वर्तमान समय में जारी है उसको बताना है, तो उसके लिए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो मेरे हिसाब से आपको हिंदी के अंदर अगर आपको वाक्य समझना है कि कौन सा टेंस का है तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अभी हम इस स्लाइड के अंदर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की बात नहीं कर रहे हैं। अपन अगली स्लाइड में जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन पढ़ेंगे, तो वहां पर मैं आपको सारी चीजें डिटेल से बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर ये सारी चीजें समझते हैं कि इनके यूजेज और ये कैसे बनते हैं। देखिए, अब बात कर रहे हैं पहचान के बाद में एडवर्बियल्स की, कि इंग्लिश में जानना हो कि ये वाक्य कौन से टेंस का है, कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है या नहीं, तो आप लोगों को क्या करना है, ये वर्ड्स देखने। अब एडवर्ब पार्ट ऑफ स्पीच का जो टॉपिक है एडवर्ब, वो मैंने वहां पर पूरा क्लियर किया हुआ है। आप लोगों से प्रार्थना है, विनती है, अगर आपने वो टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो पहले वो देखिए। वो सारे पार्ट ऑफ स्पीच के वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद आपके ग्रामर के सारे टॉपिक्स एकदम आसान होने वाले हैं। इस चीज को ध्यान में रखें। तो एडवर्ब्स भी मैं उन वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर चुका हूं। तो कौन कौन से एडवर्ब है जिनको देखकर हम पहचान लेंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, या एग्जाम में उस वाक्य को फिल इन द ब्लैंक्स में वर्ब भरनी है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो एडवर्ब्स हम देख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कौन कौन सी है। जैसे नाउ, नाउ का मतलब होता है अब, नाउ और डेज, नाउ डेज का मतलब होता है आजकल, दीज डेज इन दिनों, एट दिस टाइम इस समय, एट दिस मोमेंट इस क्षण, एट प्रेजेंट वर्तमान में, टुडे आज, स्टिल अभी तक। यानी अगर ये एडवर्ब्स आपको किसी सेंटेंस में दिखती है तो आप सामान्यतः मान के चलें, हमेशा नहीं। हमेशा क्यों नहीं, जब आप टेंस सारे पढ़ लेंगे तो आपको सारे टेंस समझ में आ जाएंगे, और जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलने लगेगा कि ये कौन से टेंस से बनेंगे। लेकिन
आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं और आपने अभी तक दूसरा टेंस ही पढ़ा है, यही समझ रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि सामान्यतः यह वर्ड अगर किसी टेंस के वाक्य में है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। एग्जाम के अंदर भी अगर कोई फिल इन द ब्लैंक्स वर्ब की पूछ रहा है और ये वर्ड्स आपको दिख रहे हैं तो मान के चलिए सामान्यतः वो टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप लोगों को एडवर्ब्स पता होनी चाहिए और इनके अर्थ भी याद होने चाहिए, तो आप लोग साथ साथ में अर्थ को भी याद करें। अब एडवर्ब के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेज कि कौन से वाक्य होने पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा, अपन इसको भी समझ लेते हैं। अब मालूम तो चल ही गया है कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है बताना है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, लेकिन एक बार हम अलग से इसको समझ लेते हैं। तो टू एक्सप्रेस, अब यहाँ पर अर्थ को समझते रहिए, यहाँ पर आपको मीनिंग्स भी याद हो जानी चाहिए, छोटी छोटी मीनिंग्स है, कोई ज़्यादा समस्या नहीं आएगी आप लोगों को। टू एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना। एक्शंस यानी कार्य, दैट आर गोइंग ऑन, दैट यानी यहाँ पर वह नहीं, क्या है? जो, आर यानी है। अब गोइंग ऑन जा रहा नहीं है, देखो गो ऑन का मतलब होता है जारी होना, कोई कार्य का क्या होना? जारी होना, तो इससे बना है गोइंग ऑन, जो कार्य जारी है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। राइट एट द टाइम यानी उसी समय, राइट एट द टाइम का मतलब ठीक उसी समय ऑफ स्पीकिंग यानी बोलते समय, यानी अपन बोल रहे हैं और उसी समय कोई कार्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जारी है तो उस कार्य को बताने के लिए कौन से टेंस का उपयोग करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जांपल्स हम करने वाले हैं, आप चिंता मत करिए, एक बार आपको सारी जानकारी होनी चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। टू एक्सप्रेस व्यक्त करना, और प्री अरेंज्ड यानी पहले से व्यवस्थित, प्री डिसाइडेड पहले से निश्चित किया हुआ। पर्सनल एक्शन का मतलब खुद का कार्य, स्वयं का व्यक्तिगत कार्य। फॉर द फ्यूचर भविष्य के लिए, अगर आपने भविष्य के लिए कोई कार्य करने का निश्चित किया हुआ है, कोई आपने पहले से व्यवस्थित किया है या सोचा हुआ है, अगर आप वो कार्य बता रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, तो कौन सा टेंस बनेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर ऑफिशियल वर्क था, कौन सा? ऑफिशियल वर्क, कार्य जो पहले से निश्चित होते हैं, जो टाइम टेबल्स होते हैं, उनको बताने के लिए कौन सा टेंस उपयोग में लेते थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वो अपन ने वहां पर पढ़ा था। लेकिन आपका व्यक्तिगत कोई कार्य है जो आपने भविष्य में करने के लिए सोचा हुआ है, आपने उसको डिसाइड किया हुआ है, अरेंज किया हुआ है, तो ये बताने के लिए व्यक्तिगत कार्य भविष्य का जो बताने के लिए कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। टू एक्सप्रेस व्यक्त करना। इरिटेशन या एनोयंस, इरिटेशन का मतलब होता है चिड़चिड़ापन और एनोयंस का मतलब भी चिड़चिड़ापन या झुंझलाहट, समझ में आ रहा है? ऑफ द स्पीकर यानी वक्ता का, स्पीकर यानी बोलने वाला, चिड़चिड़ापन या झुंझला क्या बोल सकते हैं इसको? झुंझलाहट व्यक्त करना विथ वर्ड्स, शब्दों के साथ। कौन से शब्द? ऑलवेज या नेवर, यानी एक वक्ता द्वारा ऑलवेज और नेवर जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी चिड़चिड़ापन और झुंझलाहट को व्यक्त करने के लिए भी कौन से टेंस का प्रयोग होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को पहचान, एडवर्ब्स और यूजेज, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अगर आपका कोई डाउट है तो इसको कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको लग रहा है कि ये समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो टेंस सीखना चाहते हैं उनके साथ शेयर करिए, उनको मेरे चैनल के बारे में बताइए। हम अब अगली
अगली जो है स्लाइड के अंदर जो पढ़ने वाले हैं वो है सेंटेंस फॉर्मेशन, कि इसके सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होते हैं। चलो देखिए, सेंटेंस फॉर्मेशन के अंदर अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की, यानी असर्टिव सेंटेंस की, कि इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद में हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो देखिए, आप लोगों को मालूम है कि अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले वाक्य के सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को अपन डूअर भी बोल सकते हैं, डूअर का मतलब कार्य करने वाला, तो सब्जेक्ट या डूअर के साथ। तो अफर्मेटिव की सेंटेंस किससे शुरू होगा? सब्जेक्ट के साथ। और सब्जेक्ट के बाद में बात आती है वर्ब की, वर्ब यानी क्रिया। तो टेंस के अंदर दो प्रकार की वर्ब की अपन बात करते हैं, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब, जिसे एक्शन वर्ब भी कहा जाता है। तो वर्ब वाला टॉपिक आप लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि वर्बें क्या होती है, कौन कौन से प्रकार की होती है और कहाँ कहाँ यूज होती है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे देखिए, आपको वर्ब के बारे में सारी जानकारी वहां पर मिलेगी। लेकिन अभी यहाँ पर अपन समझ लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर वर्ब क्या और कैसे होती है। तो मैं यहाँ पर साइड में आपको बता रहा हूं, आप लोग नोट कर लेना। तो वर्ब में अपन बात करने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया की, और मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया की, जिसे एक्शन वर्ब भी कहा जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब, तो मैं आप लोगों को बता दूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है, उनकी संख्या है 3। तो वो 3 कौन कौन सी है? एक है इज, आर और एम। तो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है? इज, आर और एम। अब कौन से सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग होता है, कौन के साथ? आर का, और किसके साथ? एम का। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, आप या तो ऐसे बोलिए सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? सिंगुलर, या ऐसे बोलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर, दोनों एक ही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो उसके साथ किसका प्रयोग होगा? इज का। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है? प्रोनाउन चार्ट, प्रोनाउन की जानकारी होगी। प्रोनाउन चार्ट का एक वीडियो बनाया हुआ है, उसे देखिए, आपको वहां पर सारी जानकारी मिलेगी। फिर भी मैं बता देता हूं, ही, सी, इट और किसी का नाम, ये सारे सिंगुलर है। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? इज। आर यानी प्लूरल सब्जेक्ट अगर होगा, बहुवचन सब्जेक्ट होगा, तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? आर। और एम, आप लोगों को मालूम ही है आई के साथ किसका प्रयोग होता है? एम का। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ या कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। अब देखिए, ये सारे प्रोनाउन है, ये जो आई लिखा है प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर भी प्रोनाउन की बात हो रही है। तो प्रोनाउन क्या होता है, आप लोग इसको एक बार उस प्रोनाउन वाले वीडियो लेक्चर या आप लोग प्रोनाउन चार्ट का वीडियो लेक्चर देख लेना, उसमें सारा समझ में आ जाएगा। तो आप लोगों को पता चल गया होगा इज, आर, एम का प्रयोग कहाँ किया जाता है। अब बात आती है मेन वर्ब की, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर कौन सी मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जब वर्ब वाला टॉपिक आपको पढ़ाया था तो उसके अंदर एक पास्ट पार्टिसिपल बताई थी, वर्ब का चौथा रूप पास्ट पार्टिसिपल, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ये मेन वर्ब के रूप में उपयोग होती है। फर्स्ट फॉर्म आपको मालूम है, यहाँ पर ING का मतलब होता है रहा, रही, रहे। पहचान में बताया था ना, रहा, रही, रहे। तो उसी के अर्थ के लिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का उपयोग किया जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको वर्ब समझ में आ गई होगी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर क्या होती है और कैसे उपयोग की जाती है। अब वर्ब के बाद बात आती है ऑब्जेक्ट की, यानी कर्म की। और ऑब्जेक्ट के बाद में जो भी वाक्य में पीछे अगर प्लेस दिया हुआ है तो प्लेस, अगर टाइम दिया हुआ है तो टाइम, अगर एक वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। आप लोगों को एक सेंटेंस का टॉपिक पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर पढ़ाया था, उसके अंदर ऑब्जेक्ट के बारे में बात की हुई है कि अगर 2 ऑब्जेक्ट आ जाए तो वाक्य के अंदर कैसे लिखा जाता है। आप लोग उसे जरूर देखिए पूरा, आप लोगों को सेंटेंस क्या क्या होते हैं पूरे समझ में आएगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूं, अगर किसी वाक्य के अंदर 2 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, कितने? 2 ऑब्जेक्ट आ गए किसी वाक्य में, और उसको आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो आप ऐसा करिए, जो सजीव
देखो दोनों ऑब्जेक्ट में से एक सजीव होगा और एक निर्जीव होगा। आप पहले किसका उपयोग कर लीजिए, सजीव का, और उस सजीव ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद ही उस दूसरे निर्जीव ऑब्जेक्ट को लिख दीजिए। लेकिन आप यदि आपके मन में हो कि मैं निर्जीव को पहले लिखना चाहता हूं तो लिख लीजिए, लेकिन निर्जीव को पहले लिखने के बाद आप सजीव को सीधा नहीं लिखेंगे, आप उस सजीव ऑब्जेक्ट के तुरंत पहले किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। इस चीज को ध्यान में रखें, मेरी कही हुई हर एक बात को ध्यान में रखें, क्योंकि कहीं भी किसी भी वाक्य में किसी भी प्रकार का वाक्य आ सकता है। नेगेटिव सेंटेंस, आप नेगेटिव के अंदर मालूम है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद में किसका उपयोग किया जाता है, नॉट का। तो फॉर्मेशन वही है, सब्जेक्ट या डूअर प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हो गई, इज, आर और एम, और इनके बाद में क्या आ जाएगा, नॉट। और मेन वर्ब क्या हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वही ऑब्जेक्ट, फिर पीछे जो भी चीजें बची हुई है उसको लिख दीजिए। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, प्रश्नवाचक वाक्य। तो आप लोगों को पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आप लोगों को मालूम है, इज, आर और एम। समझ में आ गया। उसके बाद में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। अगर ये वाक्य प्रश्नवाचक नकारात्मक है तो सब्जेक्ट के बाद में क्या आ जाएगा, नॉट। नॉट यहाँ पर ऑप्शनल है, अगर प्रश्नवाचक है तो यहाँ पर नॉट का उपयोग नहीं होगा, और प्रश्नवाचक नकारात्मक है तो यहाँ पर नॉट का उपयोग हो जाएगा। उसके बाद में आ जाएगा मेन वर्ब, आप सबको याद हो गई होगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, पीछे हुई चीजें, बची हुई चीजें लिखना, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आप लोगों को मैं बता दूं, जब हमने वर्ब वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसके अंदर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि 1 मिनट में कैसे, 1 मिनट में किस प्रकार अपन 12 टेंसों की मेन वर्ब को याद कर सकते हैं। आप उस वीडियो को देखिए, आपको वो ट्रिक वहां पर मिलेगी, ठीक है। तो 1 मिनट में उस ट्रिक से आप 12 ही टेंसों की मेन वर्ब को याद कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि कंटिन्यूअस टेंस की मेन वर्ब याद कैसे करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि जिस टेंस के नाम में कंटिन्यूअस लिखा हुआ हो, यानी आपको एक वाक्य दिया और आपको पता चल गया कि ये तो कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या ये कंटिन्यूअस है कोई टेंस का, तो जिस टेंस के नाम में कंटिन्यूअस हो उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का उपयोग किया जाता है। तो आपको इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब समझ में आ गई होगी, और यहाँ पर सेंटेंस का फॉर्मेशन स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बच जाता है WH वर्ड। WH वर्ड का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना आ गया। अब वाक्य के अंदर आपको पता करना है कि WH वर्ड कौन सा है, क्या, क्यों, कैसे, ठीक है ना, हाउ। अगर ये वर्ड आ गए तो उनको क्या करो, इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आगे लगा दीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, पहले बताया हुआ है, वापस बता रहा हूं, अगर किसी वाक्य के अंदर हाउ मैनी या हाउ मैनी का उपयोग कर रहे हैं, किसका उपयोग कर रहे हैं, हाउ मैनी का, तो हाउ मैनी के साथ हमेशा नाउन को जरूर लिखें। हाउ मैनी प्लस नाउन लिखने के बाद ही हेल्पिंग वर्ब से आगे का वाक्य बनाना है। तो यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान रखें। तो मेरे हिसाब से आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गए होंगे। समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट भी करें वीडियो कैसा लग रहा है, कुछ त्रुटि है, कुछ सुधार करना है तो आप लोग वीडियो के अंदर अपना रिव्यू जरूर रखें। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, सारे प्रकार के एग्जाम्पल्स देख लेंगे, ठीक है। कुछ सीमित मात्रा में करेंगे लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारी जानकारी उन एग्जाम्पल्स में मिल जाएगी। यहाँ पर ट्रांसलेट टू इंग्लिश के बारे में बताऊंगा और एडवर्बियल के एग्जाम्पल्स भी आगे मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल से शुरू करते हैं अपन। कुछ औरतें लोकगीत गा रही है। इस एक एग्जाम्पल को समझिए। अगर ये समझ लिया तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कुछ हद तक क्लियर हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो कुछ औरतें लोकगीत गा रही है, तो यहाँ पर क्या जानना है, डूअर क्या है, सब्जेक्ट, कुछ औरतें गा रही है वर्ब है, और लोकगीत क्या है, ऑब्जेक्ट।
कुछ औरतें लोकगीत गा रही है। देखो, तो सब्जेक्ट के लिए कुछ औरतों के लिए क्या आ जाएगा? सम वीमन, सम वीमन। अफर्मेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर है या प्लूरल? तो प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा? आर। वर्ब में हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब। ध्यान रखें, वर्ब में पहले हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब की भी लगाना सीखे। तो सम वीमन आर, गा रही है मतलब सिंगिंग, लोकगीत। अब लोकगीत को बोलते हैं फोक सॉन्ग्स। यहां पर बहुवचन है क्योंकि बहुत सारे गीत गा रही है, ठीक है ना। कुछ औरतें लोकगीत गा रही है, तो सम वीमन आर सिंगिंग फोक सॉन्ग्स। अगर आपको बोले कुछ औरतें लोकगीत नहीं गा रही है, तो नेगेटिव हो गया। नेगेटिव का मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगा दीजिए? नॉट। तो यहां पर क्या आ जाएगा? नॉट, और ये बन गया नेगेटिव, नो टेंशन। अफर्मेटिव बनाना आ जाता है ना, एक वाक्य अगर अफर्मेटिव बनाना सीख जाते हैं तो सारे वाक्य बनाने बहुत ही आसान होते हैं, आपको स्ट्रक्चर रटने की आवश्यकता नहीं है। अब इसी का इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव में इस आर को क्या करना है? यहाँ पर आगे ले आना है, और एस क्या हो जाएगा? छोटा, क्योंकि सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होता है। अब ये बन गया इंट्रोगेटिव बन गया, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो इस नोट को भी साथ में रख देना, और पीछे क्या लग जाएगा? क्यों? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो मेरे हिसाब से ये वाक्य आपको समझ में आया होगा कि चारों प्रकार के वाक्य कैसे बनते हैं। अभी एग्जांपल्स और करने वाले हैं अपन, इसे देखिए। राम बांसुरी बजाने की कोशिश कर रहा है, तो देखिए इसको अपन करते हैं बिना लिखे हुए, बिना। अब देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस है, एजर्टिव सेंटेंस है, तो डूअर क्या है? सब्जेक्ट राम। अब सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, वर्ब में पहले हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब। अफर्मेटिव है तो राम सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी? एज। अब क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है, ये है मेन वर्ब, तो क्या हो जाएगा? ट्राइंग। अब बजाने की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर मैंने आपको ने की, ने के लिए ये चीजें बताई थी। अगर किसी वर्ब के साथ ये लिखा हो तो उसके साथ क्या जुड़ता है? टू, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वो भी नहीं पढ़ा है तो आप लोगों ने वर्ब के वीडियो लेक्चर के अंदर नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ा होगा। नॉन फाइनाइट वर्ब ये वही है, देखो लास्ट वाली होती है एक्शन वर्ब, लेकिन वाक्य में दूसरी में वर्ब आ गई क्रिया, तो उसके वो क्या कहलाती है? नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है, और उसके साथ हमेशा क्या लगता है? टू। अगर यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं कह रहा हूँ आप पार्ट ऑफ स्पीच के सारे वीडियो लेक्चर देखिए, वो अगर आपने ध्यान से समझ लिए तो आगे के ग्रामर के टॉपिक्स आपके लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं होंगे। फिर भी मैं यहाँ पर आपको बार बार साथ में समझा रहा हूँ, तो आप समझने की कोशिश करें। जो अंत में क्रिया होती है वो ही मेन वर्ब एक्शन वर्ब कहलाती है। जो बीच में अगर कोई दूसरी आ गई तो उसको हमेशा टू से जोड़ना, नॉन फाइनाइट वर्ब बनाना। क्या कर रहा है? टू, बजाने की। तो क्या यहाँ पर बजाने के लिए रिंग का प्रयोग होगा? RING नहीं। मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं, देखिए कितनी चीजें सीख रहे हैं अपन। अगर किसी वाद्य यंत्र को बजा रहे हैं, किसी वाद्य यंत्र को बजा रहे हैं और उसका इंग्लिश में फॉर्मेशन कर रहे हैं, सेंटेंस बना रहे हैं, तो उसके लिए कभी भी रिंग का प्रयोग नहीं होता। उसके लिए जिस वर्ब का प्रयोग होता है वो होता है प्ले। क्या होता है? प्ले। इस चीज को ध्यान में रखें। तो राम इज ट्राइंग टू प्ले, किसको? ऑब्जेक्ट क्या है? बांसुरी। बांसुरी को बोलते हैं फ्लूट। तो मेरे हिसाब से ये वाक्य भी आपको समझ में आया होगा। इसका नेगेटिव बनाना है तो राम इज नॉट ट्राइंग टू प्ले फ्लूट। इंट्रोगेटिव बनाना है, इज आगे आ जाएगा, इज राम ट्राइंग टू प्ले फ्लूट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, इज राम नॉट ट्राइंग टू प्ले फ्लूट। ठीक है ना? तो सब समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे देखिए। मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पर हम बता रहे हैं तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? देखिए तुमको क्या बोलेंगे? यू। अब यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इज आर में से आर आ जाएगी। क्या आएगी? आर। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद में बात आती है मेन वर्ब की। तो देखिए इसमें मेन वर्ब क्या है? डराने की है या कोशिश कर रहे हैं? तो अंत में जो होती है वही होती है। तो यू आर ट्राइंग। एक और नॉन फाइनाइट वर्ब है यहाँ, ध्यान रखें। तो किससे जुड़ जाएगी? टू। और डराने को बोलते हैं स्केयर।
मैं आपसे कह रहा हूं, आप नॉन फाइनाइट को थोड़ा समझ लेना वर्ब वाले वीडियो में। तो यू आर ट्राइंग टू स्केयर और पीछे बचा मुझे क्या बोलते हैं मी। प्रोनाउन चार्ट का वीडियो लेक्चर भी जरूर देखें आप लोग, प्रोनाउन सारे याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसका नेगेटिव मेरे हिसाब से बनाने में कोई समस्या नहीं होगी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने में भी कोई समस्या नहीं होगी। एग्जाम्पल्स या वीडियो लेक्चर के अंदर बहुत हो सकता है आपको सीमित लगे, बहुत कम लगे। मैं कोशिश करूंगा कि प्रत्येक टेंस के लिए एग्जाम्पल्स के लिए और ज्यादा एग्जाम्पल्स के लिए मैं आपके सामने अलग से वीडियो लेक्चर लेके आऊं। यहाँ पर प्रयास कर रहा हूं कि आपको टेंस समझ में आ जाए पूरा, कि टेंस क्या होता है, यूज कैसे होता है, और थोड़े से एग्जाम्पल भी अगर आपको मिल रहे हैं तो आपको वाक्य बनाने आ जाए। आप ढेर सारे वाक्य खुद बनाइए, अपने मन से वाक्य लिखिए, उसको बनाइए। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप प्लीज कमेंट करें। कोई भी आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन आपके पास है, कृपया उसमें करें, मैं आपका डाउट जल्द से जल्द क्लियर करूंगा। वह राकेश को उसकी किताबें देने जा रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है, वह का क्या देगा, ही। अब ही के लिए हेल्पिंग वर्ब दी जा रही है, इज। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब देने जा रहा है, मेन वर्ब है यहाँ पर, तो देगा वही। मेरे हिसाब से आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगाना तो आ गया होगा। अब वर्ब के बाद में देखो देने जा रहा है, दूसरी वर्ब है, अगर नहीं होती तो कोई टेंस नहीं थी, अगर है तो क्या करो, उसको टू से जोड़ दो। यही चीजें सीखनी है। नहीं अगर नहीं होती दूसरी वर्ब तो सीधा वाक्य बन जाता, लेकिन दूसरी वर्ब है तो उसको टू से जोड़ के लिख लीजिए फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है ना, ध्यान रखना दूसरी वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही रहती है। अब पीछे बचा राकेश को और उसकी किताबें, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, एक होता तो सीधे लिख देंगे, लेकिन दो है तो एक चीज सीख रहे हैं, राकेश को और उसकी किताबें। मैंने कहा था एक सजीव होता है और एक निर्जीव, तो राकेश को पहले लिख दो, तो किसको लिख रहे हैं, राकेश, और उसकी किताबें, उसकी के लिए क्या देगा, हिज, और किताबों के लिए बुक्स। समझ में आ रहा है ना, ये ऐसे बन गया। अगर यहां पर लिखा होता उसके घर तो आगे लिख देते हिज होम, लिखा था 9 बजे तो लिख देंगे एट 9 o'clock। बहुत आसानी से अगर टुकड़ों में आप बनाना सीखेंगे तो आपको समझ में आते रहेंगे, आप चिंता मत करिए। अब राकेश का आर बड़ा, किसी का आप लोग ये छोटी छोटी चीजें, अगर किसी का नाम लिख रहे हैं तो उसका फर्स्ट लेटर क्या होता है, बड़ा। सेंटेंस का पहला लेटर बड़ा यानी कैपिटल लेटर। एक चीज मैं आपको बता दूं, प्रॉपर नाउन, आप लोगों ने नाउन का वीडियो लेक्चर देखा होगा, उसमें प्रॉपर नाउन पढ़ाया ना पूरा। तो प्रॉपर नाउन जो भी होते हैं वो वाक्य के अंदर चाहे कहीं भी हो, वाक्य के शुरू में हो, वाक्य के बीच में हो या वाक्य के अंत में, तो प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर होता है। कुछ लड़के नेता के विरुद्ध नारे लगा रहे हैं, तो सब्जेक्ट प्लूरल कौन है, सम बॉयज। अब बहुवचन है तो आ जाएगा आर। नारे लगा रहे हैं, अब नारे लगाने के लिए यहां पर प्रयोग करेंगे अपन साउटिंग स्लोगन्स। क्या लिखेंगे, साउटिंग स्लोगन्स। और नेता के विरुद्ध, तो विरुद्ध के लिए लिखेंगे अगेंस्ट द लीडर, नेता के विरुद्ध। अब कुछ प्रीपोजिशंस हैं यहाँ पर, ये अगेंस्ट वगैरह, तो प्रीपोजिशंस के लिए मैं वैसे क्या क्या होते हैं वो तो मैं पार्ट ऑफ स्पीच के प्रीपोजिशन वाले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं, लेकिन उनको वहां पर मैंने प्रयोग क्या होता है ये नहीं बताया। प्रीपोजिशन क्या होते हैं, समझ में आ रहा है, कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के कौन कौन से होते हैं, वो सारा बताया हुआ है, वो देख लेना देखना चाहो तो। लेकिन प्रीपोजिशन के यूज के लिए क्या है, मैं छोटे छोटे वीडियो लेकर आऊंगा, दो तीन अलग से, ठीक है ना, उनको समझाऊंगा साथ में कैसे वो एक जैसे दिखते हैं लेकिन अलग अलग प्रयोग होते हैं, वो अलग से मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग ये समझिए। तो मेरे हिसाब से आपको अजर्टिव सेंटेंस बनाने आ गए होंगे, अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव का नेगेटिव बनाना भी बहुत आसान है, क्या कर दो, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट। इंट्रोगेटिव आप लोग मन से बनाइए, यहाँ पर आगे क्या जाएगा शब्द क्या, और हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगी आगे। तो इंट्रोगेटिव बनाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, तो आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल कुछ इंग्लिश में लिखे हैं, क्योंकि इंग्लिश में भी तो पता चलना चाहिए ना कि आप लोगों को कौन से टेंस से आप पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। Why are you staring at me? तो why यानी क्यों। आज अभी तो प्रश्नवाचक हो ही गया,
तुम मुझे क्यों घूर रहे हो। तो स्टेयर का मतलब क्या होता है, घूरना। यहाँ पर स्टेयर की जगह पर आप लोग गेज का प्रयोग भी कर सकते हैं, गेजिंग। गेजिंग का मतलब भी क्या होता है, घूरना। इज योर फादर सफरिंग फ्रॉम फीवर, क्या तुम्हारे पिताजी बुखार से पीड़ित है, ये इंट्रोगेटिव है। तो घूरने के लिए हमेशा ध्यान रखें, स्टेयर के साथ ऑब्जेक्ट से पहले एट का प्रयोग होता है। ये चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग किसी वाक्य में स्टेयर या गेज का प्रयोग कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें ऑब्जेक्ट से पहले किसका प्रयोग होगा, एट का प्रयोग होगा। समझ में आ रहा है, इस चीज को भी ध्यान में रखें। तो मेरे हिसाब से आपको एग्जांपल समझ में आ रहे हैं। एक एग्जांपल देखिए, अब ये एग्जांपल भी समझ लीजिए। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। अब देखिए इसके अंदर कोई भी करने वाला नहीं, मतलब सब्जेक्ट या डूअर नहीं। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है मतलब यहां पर कोई बताने वाला नहीं है कि कौन कर रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर मैंने बताया था डमी सेंटेंसेस, डमी सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट नहीं होता है तो उनका उपयोग करते हैं, वो होता है देयर और इट। तो यहां पर ऐसे वाक्य जिनमें सेंटेंस नहीं है उनको बनाने के लिए क्या करेंगे, डमी सब्जेक्ट का उपयोग करेंगे। तो यहां पर जो डमी सब्जेक्ट उपयोग होगा वो होगा इट, और इट के साथ हमेशा किसका उपयोग होगा, इज का। ठीक है, इट इज, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है तो बोलते हैं रेनिंग। अब मूसलाधार के लिए यहां पर दो चीजें, कैट एंड डॉग्स। क्या होता है, कैट्स एंड डॉग्स। और यहां भी प्रयोग कर सकते हैं आप लोग हेवी, और बाहर यानी आउटसाइड। अब ये कैट्स एंड डॉग्स बारिश के लिए करते हैं, मूसलाधार अगर बारिश हो रही है तो इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे मूसलाधार के लिए आप लोग हेवीली वर्ड का उपयोग भी कर सकते हैं। किसका, हेवीली का। इस चीज को ध्यान में रखें। तो मेरे हिसाब से ये एग्जांपल आपको समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पर अपन जो है एडवर्ब के एग्जांपल्स देख रहे हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर एडवर्ब के एग्जांपल्स। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि आप इतने से एग्जांपल से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के एडवर्ब को यूज कैसे किया जाता है, या एडवर्ब को देखकर किस प्रकार टेंस को पहचान लेंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आप ध्यान से देखना, बस आपको मैं कोशिश कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से समझेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो देखिए अपन शुरू करते हैं। आई ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट नाउ, और लिखा हुआ है वर्क। ठीक है, तो यहां पर वर्क के अंत में क्या आया हुआ है, नाउ। तो इस नाउ को देखकर आप लोग समझ जाएंगे कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए जब भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा उसके अंदर क्या भरना है, आपको वर्ब भरनी है। क्या भरनी है, वर्ब। और वर्ब का मतलब है केवल हेल्पिंग वर्ब नहीं, केवल मेन वर्ब नहीं, उस टेंस के हिसाब से आपको दोनों यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों को फिल करना है। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि केवल हेल्पिंग वर्ब भर के छोड़ दिया, ये वर्ब कोष्टक में रह गए। ऐसा नहीं कि केवल मेन वर्ब भर दिया, हेल्पिंग वर्ब को भूल गए, ऐसा नहीं करना। इस चीज को ध्यान में रखें, आपको दोनों हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों को टेंस के हिसाब से भरना है। तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है, तो आई के साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के साथ क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब एम, और कंटीन्यूअस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई। देखिए समझ में आया नहीं? लेकिन देखिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पर मैं नीचे लिख रहा हूं, आप लोग समझना। आई आप लोगों को दिख रहा होगा, आई हर जगह वेरी टायर्ड नाउ। अब इस वाक्य के अंदर भी नाउ आया हुआ है, क्या आया हुआ है, नाउ। लेकिन क्या ये वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है, आप लोग जरा दिमाग लगाइए। तो मैं यहाँ पर आपको उत्तर देता हूं कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नहीं है। अब कैसे करेंगे, तो मैं कह रहा हूं जैसे जैसे आप टेंस पढ़ेंगे आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। देखिए कैसे हुआ,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था, उसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूजेस में पढ़ा था टू एक्सप्रेस एडजेक्टिव ऑफ नाउन और प्रोनाउन, किसी संज्ञा या प्रोनाउन सर्वनाम की के विशेषण को एक्सप्रेस करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पर जो टायर्ड है, क्या है, टायर्ड, ये एक विशेषण है, एक एडजेक्टिव है, जिसके कारण ये कौन सा टेंस नहीं हुआ, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं होकर ये वाक्य किस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर नाउ होते हुए भी, NOW नाउ होते हुए भी ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई फील। अब ये फील कैसे आया, आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने पर मालूम होगा। अब देखिए, वी खाली जगह स्टिल, खाली जगह फॉर दियर रिप्लाई। अब स्टिल आने पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो स्टिल से पहले वी के साथ आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब आर, और वेट के साथ हो जाएगा वेटिंग फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ही खाली जगह बी रीड वेरियस काइंड्स ऑफ बुक। आप ध्यान रखें, इसके अंदर कोई भी एडवर्ब नहीं है, फिर भी ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से बनेगा। क्यों? क्योंकि अभी अपन पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और आप लोगों ने बी वर्ब पढ़ा होगा। बी जो वर्ब होती है वो हमने वर्ब वाले टॉपिक में पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर बी वर्ब प्लस रीड लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर क्या लगेगा, बी में से ही के साथ आएगी इज। अब बी कौन कौन सी वर्ब्स होती है, ठीक है ना, वो वर्ब वाले टॉपिक में आप पढ़ना, वहां पर पूरा बताया हुआ है। तो बी और हेल्पिंग वर्ब इज आ गई, तो मेन वर्ब के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगेगी, ध्यान रखना। तो आप लोगों को ये चीज भी समझ में आ गई होगी कि बी रीड लिखा है, इसका मतलब बी का मतलब है बी वाली वर्ब लिखनी है, और अगर बी वाली वर्ब किसी वाक्य में आएगी तो उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING है। अब यहाँ पर इज क्यों आया, क्योंकि अपन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस सीख रहे हैं, तो अपन वर्तमान समय को ही मानकर चल रहे हैं। अगर यहाँ पर यस्टरडे लिखा हुआ होता तो अपन यहाँ पर किसका प्रयोग करते, वज का प्रयोग, WAS वज का प्रयोग करते, क्योंकि फिर वो भूतकाल में चला जाता। राधा एंड मीरा फॉर शॉपिंग एट दिस टाइम। अब एट दिस टाइम आ गया तो ये बहुवचन हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, आर, और गो का क्या हो गया, गोइंग। तो समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा होगा। यू वॉच क्रिकेट ऑन टेलीविजन एट दिस मोमेंट, प्रश्नवाचक चिन्ह यानी ये इंट्रोगेटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब से वाक्य को क्या करना पड़ेगा, शुरू करना पड़ेगा। तो यू के साथ क्या आ जाएगा, आर, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है, समझ में आ रहा है ना, इस चीज को ध्यान में रखें। और वॉच का क्या हो जाएगा, वॉचिंग। देखिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर एट दिस टाइम की जगह हो जाएगा एट दैट टाइम, एट दिस मोमेंट का हो जाएगा एट दैट मोमेंट। तो दिस और दैट में ध्यान रखना, अगर एट दिस टाइम एट दिस मोमेंट है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, एट दैट टाइम एट दैट मोमेंट है, दैट का प्रयोग हो गया तो वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इतने से वर्ड से टेंस क्या हो जाता है, बदल जाता है। अब देखिए, ही ऑफ्टन लिसन टू म्यूजिक वाइल ही खाल जगह और वर्क वर्ब दी हुई है। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर मैंने कोई चीज़ नई चीज़ बोल रहा हूँ मैं, और अगर वो बोर्ड में नहीं लिखी है तो भी आप उसको लिख कर नोट करिए। अगर आप भूल जाओगे तो क्या होगा, फिर याद नहीं आएगा, तो आप उस चीज़ को लिखते रहेगा। जो कि एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, अगर किसी वाक्य के अंदर वाइल और एज एक कंजक्शन के रूप में उपयोग हुआ हो, या फिर वो वाक्य के शुरू में हो, चाहे कुछ भी हो, ध्यान रखना, अगर वो वाक्य प्रेजेंट टेंस का है, समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनिए, अगर कोई वाक्य प्रेजेंट टेंस का है और उस वाक्य के अंदर वाइल या एज का प्रयोग किया हुआ है, तो वाइल और एज के बाद वाला वाक्य हमेशा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। इस चीज को ध्यान रखें। चीज समझ में आ गई ना, वाइल और एज के बाद वाला वाक्य किस में होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, यदि पूरा वाक्य प्रेजेंट टेंस का है। अब पूरा वाक्य कैसे मालूम चलेगा, देखिए, ही ऑफ्टन लिसन टू म्यूजिक, लिसन आ गया महेंद्र की फर्स्ट फॉर्म, यानी ये वाक्य प्रेजेंट टेंस का है। तो वाइल के बाद में क्या हो जाएगा, ही इज वर्किंग, समझ में आ रहा है, वाइल के बाद में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। आई सी दिस प्लांट, वाइल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट का है तो वर्क, आई एम
वॉकिंग। तो मेरे हिसाब से ये चीजें एडवर्ब का उपयोग फिल इन द ब्लैंक्स करना आपको समझ में आ गया होगा। आप लोगों को जो बताने वाला हूं वो है स्टेटिव वर्ब्स। क्या है? स्टेटिव वर्ब्स। अब ये क्या होती है और ये मैं यहां पर क्यों बता रहा हूं, आप लोग जरा सुनिए। वर्ब्स यानी क्रियाएं दैट शो जो दिखाती है, और यानी एक इमोशनल का मतलब भावनात्मक या संवेगात्मक, फिजिकल शारीरिक, मेंटल मानसिक स्टेट यानी अवस्था, यानी ऐसी वर्बें जो किसी सेंटेंस में भावनात्मक शारीरिक या मानसिक अवस्था को दर्शाती है, दिखाती है, उन्हें क्या बोलते हैं? स्टेटिव वर्ब्स। स्टेट का अर्थ ही होता है अवस्था। ठीक है, तो कुछ वर्बें ये है। तो मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि इन स्टेटिव वर्ब्स का जो भी स्टेटिव वर्ब्स होती है उनका उपयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर नहीं किया जाता है, या ऐसा कहिए कंटिन्यूअस टेंस के अंदर स्टेटिव वर्ब्स का उपयोग नहीं किया जाता है। दीज वर्ब्स आर जनरली नॉट यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म, कि स्टेटिव वर्ब्स का उपयोग सामान्यतया आईएनजी फॉर्म के अंदर नहीं किया जाता है। आईएनजी का मतलब क्या हो गया? कंटिन्यूअस वाला टेंस हो गया। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब मैंने यहां पर कुछ वर्बें लिखी है, जो वर्बें कौन सी है? स्टेटिव वर्ब्स है, जैसे लाइक, थिंक, वांट, डिसाइड, रिकॉन। रिकॉन का मतलब होता है मानना। सी, अपीयर, हियर, टेस्ट, स्मेल गंध करना, फील, रिसेंबल का मतलब होता है शक्ल मिलना। लव, हेट, सीम, हैव, ओन, बिलीव, थैंक, एडवाइज, रिक्वेस्ट, प्लीड, फॉरगेट, विश, रिमेंबर, डिजायर, कंसीडर का मतलब होता है विचार करना। इन सारी ये कुछ एक वर्बें जो मैंने लिखी है, ये सारी कौन सी वर्बें हैं? स्टेटिव वर्ब्स है। इन वर्ब का उपयोग कभी भी आईएनजी लगाकर नहीं किया जाएगा, यानी कंटिन्यूअस टेंस के अंदर नहीं किया जाएगा। इन वर्बों का उपयोग सामान्यतः सिंपल और परफेक्ट टेंस में किया जाता है। इस चीज को ध्यान में रखें कि स्टेटिव वर्ब का उपयोग कंटिन्यूअस टेंसों के अंदर नहीं किया जाता है। इनका उपयोग सिंपल यानी इंडेफिनिट और परफेक्ट टेंस में किया जाता है। तो आप लोगों को स्टेटिव वर्ब्स भी समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर खत्म होता है अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, मैंने पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो लेक्चर के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएं। मैंने आपको इसकी पहचान बताई, यूजेज बताए और एडवर्ब का भी पूरा उपयोग बताया, कैसे आप पहचान लेंगे और कैसे उनके वाक्य बना लेंगे। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। और अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो किसी और के लिए भी फायदेमंद हो सकता है तो इसको शेयर करिए। और अगर आपके डाउट्स है, कुछ डाउट रह गए हैं किसी चीज़ को लेकर, तो आपके पास कमेंट सेक्शन है, उसके अंदर क्या करिए? कमेंट करिए। तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद, जय जिनेंद्र। अपने इंग्लिश विद जैनसा यूट्यूब चैनल के अलावा भी टेलीग्राम ऐप के अंदर, टेलीग्राम ऐप आप सभी लोग यूज करते हैं, उस ऐप के अंदर सर्च करिए इंग्लिश विद जैनसा। वहां पर मेरा आपको टेलीग्राम के अंदर इंग्लिश विद जैनसा नाम का चैनल मिलेगा, ठीक है ना। उसको सब्सक्राइब करिए, उसको ज्वाइन करिए। वहां पर मैं डेली जो टॉपिक से आपको पढ़ाता हूं उसके क्वेश्चंस वहां पर मैं डालता हूं, अल्टरनेटिव ऑप्शन वाले क्वेश्चन मैं वहां पर डालता हूं। अगर आप मेरे वीडियोस देखने के बाद उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उन क्विजेज को सॉल्व करेंगे, तो आपकी ग्रामर और अच्छी होती रहेगी। तो आप उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, इंग्लिश विद जैनसा।